खाना खा के जाना। हाँ हेलो, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम। स्वागत है आपका राजस्थान कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट की हमारी फर्स्ट क्लास में। ये पूरा टॉपिक हम यूट्यूब पे कवर करने वाले हैं, तो टेंशन हमें बिल्कुल भी नहीं लेनी है, लोगों को टेंशन देनी है। तो जल्दी से क्लास को लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, जिससे हम क्लास को स्टार्ट कर सकें। अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपको पूरी क्लास की PDF ईजिली मिल सकती है। तो नोट्स बनाने की चिंता नहीं है, जल्दी से टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सो हमारे एक्ट का नाम है द राजस्थान कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2001। हिंदी में क्या नाम है? राजस्थान सहकारी समिति अधिनियम 2001। कब बना ये? 2001 में। लागू कब हुआ? 2002 में। ठीक है। एक्ट नंबर क्या था 2002 का? 16 नंबर क्या था? ये एक्ट था। ठीक है। राष्ट्रपति की तरफ से इसको अनुमति मिलती है, एसेंट मिलता है 3 अक्टूबर 2002 को। 3 अक्टूबर 2002 को राष्ट्रपति की तरफ से अनुमति मिलती है कि आप इसको पास कर सकते हैं। इसका एम क्या था? किस वजह से इसको बनाया गया? टू कंसोलिडेट एंड अमेंड, मतलब सुधार करने के लिए और मजबूत करने के लिए। किसको सुधार करेंगे, किसको मजबूत करेंगे? लॉ रिलेटिंग टू कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी की जिस भी शाखा के अंदर जिस भी तरीके के नियम होंगे, उसको सुधार करने के लिए और उसके अंदर अमेंडमेंट करने के लिए या फिर उसको मजबूत करने के लिए इस नियम को, इस एक्ट को पारित किया गया। तो अब सवाल उठता है कि इसको लागू कब किया गया, ये इसको एनफोर्स कब किया? क्या किया? एनफोर्स, लागू कब किया गया? तो डेट आती है 14 नवंबर 2002 की। 14 नवंबर 2002 को इसको लागू किया गया। कहाँ पर? राजस्थान के अंदर, स्टेट ऑफ राजस्थान में। ठीक है। तो ये डेट आपको याद होनी चाहिए। अब हमको इसमें पढ़ना क्या है? इस पूरे एक्ट को, 2001 के पूरे एक्ट को, इसको 16 चैप्टर्स के अंदर क्या किया है? डिवाइड किया गया है। कितने चैप्टर्स के अंदर? 16 चैप्टर्स के अंदर। अब इसके अंदर जो सेक्शंस है वो कितने हैं? 127 सेक्शन है। कितने हैं? 127 सेक्शन है। 127 इसके अंदर अधिनियम है। ठीक है। तो 127 सेक्शन और 16 चैप्टर, ऐसे क्या करना है? इसको हमने पढ़ना है। इसका हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है उसका नाम क्या है? फर्स्ट चैप्टर का नाम है प्रिलिमिनरी। क्या है? प्रिलिमिनरी मतलब प्रारंभिक। क्या है प्रारंभिक? मतलब उसके स्टार्टिंग के बारे में बताएगा। देखते हैं क्या है। यही नहीं, अभी और सुनिए। सो चैप्टर नंबर 1 है, वो कहता है हमारा प्रिलिमिनरी मतलब प्रारंभिकता के बारे में बताता है, जिसमें हमारा फर्स्ट आता है सेक्शन नंबर 1। क्या बताता है? शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट एंड एक्सटेंट। मतलब कुछ टाइटल होगा छोटा सा। कमेंसमेंट का मतलब क्या होता है? शुरुआत करना। और एक्सटेंट का मतलब होता है विस्तार होना। किसी भी चीज़ का विस्तार कितना होगा, कितना उसका टाइटल होगा, कितना उसका शुरुआत होगी, वो सब क्या है इसके अंदर बताया गया है। ठीक है। तो क्या बोलता है सेक्शन नंबर 1? दिस एक्ट में बी कॉल्ड। इस एक्ट का जो नाम है वो कौन बताता है? सेक्शन नंबर 1 बताता है कि इस एक्ट को हम किस नाम से बुलाएंगे। ठीक है। किस नाम से इस एक्ट को बुलाएंगे, तो वो कौन बताता है? सेक्शन नंबर 1। अच्छा, फिर क्या बताता है कि ये जो एक्ट है ये कहाँ पर लागू होगा? ऑल ऑफ द स्टेट ऑफ राजस्थान, मतलब पूरे राजस्थान स्टेट के ऊपर क्या होगा? ये लागू होगा। कौन कहता है ये? सेक्शन नंबर 1। तो हमें दो बातें ध्यान में रखनी है कि स्टेट का जो नाम है, जो एक्ट का नाम है, वो किस में दिया है? सेक्शन नंबर 1 में। और कहाँ पर लागू होगा? पूरे राजस्थान के अंदर। बस इतना सा ही इसका इंट्रोडक्शन है। अब आता है हमारा सेक्शन नंबर 2, जो बताता है हमें डेफिनेशंस के बारे में, परिभाषा के बारे में। तो सेक्शन नंबर 2 के अंदर जितनी भी डेफिनेशंस है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो हमें पता होनी चाहिए। क्या है फर्स्ट डेफिनेशन? अपेक्स कोऑपरेटिव बैंक, जो हमारा शीर्ष सहकारी बैंक है, जो हमारे टॉप के अंदर जो सहकारी बैंक है, उसको हम किस नाम से कंडक्ट कराएंगे या फिर उसका काम क्या है? द फेडरल बॉडी, जो हमारी परिसंघीय निकाय है, जो हमारी टॉप की जो बॉडी है, ऑफ सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स इन द स्टेट। हमारी स्टेट के अंदर जो सबसे उच्च कोटि की जो बैंक होगी उसको हम क्या बोलेंगे? एपेक्स कोऑपरेटिव बैंक। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर हमें मिलेगा इसका जयपुर के अंदर। कहाँ है? जयपुर के अंदर। ठीक है भाई, जयपुर के अंदर है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना होती है 14 नवंबर 1953 के अंदर। 14 नवंबर 1953 के अंदर इसकी क्या होती है? स्थापना होती। तो आपको पता होना चाहिए इसकी स्थापना कब हुई और इसका हेडक्वार्टर, इसका मुख्यालय कहाँ पर है। ठीक है भाई, छोटी सी डिटेल थी। फिर उसके बाद में आता है हमारा सेकंड नंबर का डेफिनेशन, वो क्या है? बायलॉज। बायलॉज क्या होते हैं? द लॉ ऑफ द सोसाइटी। जो भी सोसाइटी है उसके जितने भी नियम होंगे उसको हम क्या बोलेंगे? बायलॉज बोलेंगे। तो बस इतना सा ध्यान में रखना है कि नियम से चलने वाले जितने भी नियम हैं, जो भी नियम आप चलाओगे उनको क्या बोलोगे? आप बायलॉज बोलोगे। फिर हम आती है हमारी थर्ड
डेफिनेशन, उसका नाम क्या है? सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, जो हमारी केंद्रीय सहकारी समिति। तो सबसे टॉप के ऊपर कौन आ गया? हमारा एपेक्स बैंक। उसके बाद आता है हमारा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। उसके बाद आता है हमारा पैक्स। ये भी अभी आगे आएगा, तो इसकी टेंशन की तो बात नहीं है। अच्छा, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है, इसका काम क्या है? ये क्या चीज़ है? द सेंट्रल सोसाइटी विच हैज़ पैक्स। आ गया पैक्स। जो पैक्स है, जो इसके मेंबर्स हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? सेंट्रल कोऑपरेटिव सोसाइटी। और सेंट्रल कोऑपरेटिव सोसाइटी किसकी मेंबर है? अपेक्स की मेंबर है, तो आपको याद भी नहीं करना पड़ेगा। प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, प्राथमिक कृषि साख सोसाइटी एज इट्स मेंबर। तो सेंट्रल सोसाइटी, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, उनकी मेंबर्स कौन है? पैक्स हैं। कौन है? पैक्स। और जो अपेक्स बैंक है, उसकी भी मेंबर कौन है? सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है, सिंपल है। अब इसका काम क्या है सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक का? अभी आगे देखते हैं। अब जो हमारी सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक थे, जो हमारी सहकारी समिति थी, उसका काम क्या है? एंगेज इन बिजनेस बैंकिंग। जितना भी बिजनेस बनाना है किसके हिसाब से? बैंकिंग के हिसाब से, वो उनका काम था। तो व्यवसाय बनाना है किसके हिसाब से? बैंकों के हिसाब से व्यवसाय से जुड़ाव करवाना है। तो ये किसका काम था? सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक का। फिर फोर्थ डेफिनेशन आती है सेल्फ हेल्प ग्रुप, SHG। सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायक समूह, जिसका काम क्या है? लोगों की हेल्प करना। कुछ छोटे छोटे ग्रुप्स होते हैं। इसकी शुरुआत कहाँ हुई थी? बांग्लादेश के अंदर। कहाँ हुई थी? बांग्लादेश के अंदर। भारत के अंदर कौन लेके आया था? एक समिति थी जिसका नाम था कालिया समिति। क्या नाम था? कालिया समिति। कालिया समिति भारत के अंदर इस समूह को, इस प्रोग्राम को क्या है, भारत के अंदर लेके आई थी। इस सेल्फ हेल्प ग्रुप के अंदर जो मिनिमम पर्सन है, मिनिमम मेंबर है, जो मिनिमम लोग हैं, वो कितने हो सकते हैं? 10 हो सकते हैं। और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 20 हो सकते हैं। तो ये टॉपिक भी है, आपके सिलेबस है उसके अंदर आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है, टॉपिक भी है। तो ये जितना भी डाटा है आपके सामने, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा आप समझ सकते हो। इसको बनाने के लिए मेड टू सेव स्मॉल सेविंग्स फॉर ऑफ अर्निंग, इसका काम क्या है? जो बचत की रकम को बचाने के लिए इसको बनाया जाता है। जितनी आपकी बचत है उसको और बचाने के लिए काम में बनाया था, ताकि क्या है, आपकी और क्या हो सके? सेविंग हो सके। सिंपल है। मैं तो थक गई भाई। अब आते हैं हमारे कलेक्टर साहब। कलेक्टर साहब के बारे में क्या जानकारी है? कलेक्टर ऑफ डिस्ट्रिक्ट, कोई भी डिस्ट्रिक्ट का कोई भी पर्सन, कोई भी कलेक्टर अपॉइंटेड किया गया हो सेक्शन नंबर 20 के तहत। सेक्शन नंबर 20 के तहत कौन से नियम के? द राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट। राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत, जिसको सेक्शन 20 के तहत क्या है, कलेक्टर के तरीके से अपॉइंट किया गया है, उसको हम क्या बोलेंगे? कलेक्टर की डेफिनेशन के अंदर रख सकते हैं। ठीक है। और ये जो सेक्शन है, उस सेक्शन के अंदर एक्ट नंबर कौन सा था? ये 15 नंबर एक्ट था। ठीक है। आगे चलते हैं हम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की तरफ, कि क्या है? CEO, मुख्य कार्यपालक अधिकारी। क्या होते हैं CEO? अ पर्सन हु विल डू द सुपरिटेंडेंट्स कंट्रोल एंड डायरेक्शन ऑफ द कमिटी। किसी भी कमेटी के अंदर सुपरिटेंडेंट्स, अधीक्षण एंड नियंत्रण, नियंत्रण का काम, अधीक्षण का काम जो भी करेगा, जो भी पर्सन होगा, नाम उसका कुछ भी नहीं है, बस उस पर्सन की पोस्ट है, उस पोस्ट को हम क्या बोलेंगे? CEO। ठीक है। किसी भी कमेटी के अंदर डायरेक्शन देने का काम करेगा, उसको हम क्या बोलेंगे? CEO। अच्छा, ये काम हो गया। उसके बाद क्या है? इंटरेस्टेड विद द मैनेजमेंट ऑफ सोसाइटी, जो भी पर्सन होगा उसको पूरी समिति, पूरी सोसाइटी की तरफ से इंटरेस्ट किया गया होगा, मतलब उसके ऊपर विश्वास किया गया होगा, तभी उसको उस पोस्ट पे बिठाया जाएगा। ठीक है। अगर समिति नहीं चाहेगी उसको बिठाना, तो उसको नहीं बिठा सकती। तो ये तो छोटा सा आदमी था। ठीक है, सॉरी, छोटा सा नॉलेज थी आपको, छोटी सी डेफिनेशन थी जो आपको सुनने को मिल गई होगी। उसके बाद आता है एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, अब ये क्या होता है? कार्यपालक अधिकारी, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उसके बाद कार्यपालक अधिकारी। तो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन होते हैं? अपॉइंटेड अंडर सब सेक्शन 2, सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 29। सेक्शन 29 ऑफ सब सेक्शन 2, इसके अंदर क्या है? एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को अपॉइंट किया जाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को कौन से सेक्शन के तहत, कौन सब सेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको सेक्शन पता होना चाहिए कौन से सेक्शन के तहत इनको अपॉइंट किया जाता है। ठीक है। और इनका काम क्या है? जो अभी थोड़ी देर पहले हमने CEO को पढ़ा था, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इनको हेल्प करने का काम कौन करते हैं? एग्जीक्यूटिव ऑफिसर काम करते हैं। ठीक है। तो CEO होंगे, उनको हेल्प कौन करेगा? एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ठीक है। ये दो लोग क्या हो गए? आपकी डेफिनेशन के अंदर जुड़ चुके हैं। ठीक है। आपको कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। टेलीग्राम के अंदर आपको PDF मिल जाएगी, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर आप इजीली तरीके से PDF डाउनलोड भी कर सकते हो और यूज़ भी कर सकते हो। फिर उसके बाद में डेफिनेशन आती है फैमिली की।
अब फैमिली क्या होती है? अ हस्बैंड एंड वाइफ एंड देयर डिपेंडेंट, कोई भी हस्बैंड वाइफ, एक कपल, और उस कपल के अंदर उनके बच्चे जो क्या है उनके ऊपर आश्रित होंगे, उनके ऊपर डिपेंडेंट होंगे, ठीक है। जो बच्चे हैं अपने फादर के ऊपर डिपेंडेंट होंगे। डिपेंडेंट चिल्ड्रन एंड द विडोड मदर ऑफ द हस्बैंड, कोई भी हस्बैंड है उसकी जो विडो वाइफ होगी, जो विधवा वाइफ होगी, वो क्या है उसके ऊपर क्या हो सकती है, या किसी भी फैमिली के ऊपर जो डिपेंडेंट होगी उसको हम क्या बोलेंगे? फैमिली बोलेंगे, ठीक है। छोटी सी डेफिनेशन है। तो फैमिली इतनी आपके लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आपको इतना पता होना चाहिए हस्बैंड वाइफ होगा, और एक डिपेंडेंट क्या हो सकता है? चिल्ड्रन हो सकता है, ठीक है। और विडो वाइफ भी क्या हो सकती है? डिपेंडेंट हो सकती है, ठीक है। विडो मदर भी क्या हो सकती है? डिपेंडेंट हो सकती है। तो ये आपके लिए बेसिक नॉलेज थी। मैं तो फिर से थक गई। अगली डेफिनेशन आती है फाइनेंस बैंकिंग, ठीक है। फाइनेंसिंग बैंक, जो बैंक वित्तीय बैंक होते हैं जो पैसा देने का काम करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? फाइनेंसिंग बैंक। लैंड मनी टू अदर सोसाइटीज़, बाकी सोसाइटी है, जितनी भी सोसाइटी है, दूसरी समितियों को पैसा उधार देने का काम कौन करती है? फाइनेंसिंग बैंक, वित्तीय बैंक का ये काम है, ठीक है। तो ये तो आपने सुन भी रखा होगा, छोटी सी डेफिनेशन थी। फिर आता है 10th नंबर पॉइंट, नेशनल बैंक, राष्ट्रीय बैंक। कौन सा है राष्ट्रीय बैंक? मतलब किसकी बात हो रही है? नाबार्ड की। नाबार्ड का पूरा नाम क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट। किसका? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। हिंदी में क्या नाम है? राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर मतलब ग्रामीण और कृषि विकास के लिए जो बैंक बनाया जाता है उसका नाम क्या है? नाबार्ड। अच्छा, जो नाबार्ड बैंक है उसका स्थापित कब हुआ था? इसका एक्ट है 1981 का। क्या है? 1981। और इसको एक्ट को पारित कब किया गया था? 1982 में, ठीक है। तो इसका स्थापित जो करने वाला जो एक्ट है वो आपको पता होना चाहिए। अच्छा, इस जो नेशनल बैंक है उसको एस्टेब्लिश कब किया गया था? सेक्शन 3 के तहत, नाबार्ड एक्ट 1981 में। तो ये यहाँ पर आ चुका है कि नाबार्ड का जो एक्ट है 1981, इसके सेक्शन 3 के तहत इसको क्या किया है? क्या किया गया है? एस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है भाई। अब ये जो नेशनल बैंक बना है ये कौन से एक्ट के तहत बना है? सेंट्रल एक्ट 61 ऑफ 1981। तो 61 एक्ट नंबर के तहत 1981 के अंदर क्या है? नेशनल बैंक नाबार्ड को स्थापित किया गया था, ठीक है। तो छोटी सी डिटेल थी, बेसिक डिटेल जो आपको पता होनी चाहिए कि नाबार्ड जो है उसको बनाने के अंदर कौन सा जो ईयर है वो क्या रखता है? मेजर रोल रखता है। तो 1981 क्या है? मेजर रोल रखता है, ठीक है भाई। नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन आती है पैक्स की। पैक्स क्या चीज़ है? अभी बताया था, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी हिंदी में क्या है? प्राथमिक कृषि साख सोसाइटी। प्राथमिक कृषि साख सोसाइटी क्या काम है? क्या चीज़ है? सबसे निचले स्तर पे जो सोसाइटीज़ होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? पैक्स बोलते हैं। उसके ऊपर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, उसके ऊपर क्या आते हैं? एपेक्स बैंक आते हैं। अभी बताया था आपको, ठीक है। तो ये जो पैक्स है इनको बनाने के लिए जो क्लॉज बनाया गया था, किस क्लॉज में इसको डिफाइन किया गया है? किस क्लॉज के अंदर इसको अंकित किया गया है? क्लॉज है CC4। CC4 कौन से सेक्शन के अंदर? सेक्शन नंबर 5। अभी सेक्शन नंबर 5 है कहाँ पर? कहाँ पे लिखा हुआ है? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, 1949 के बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर इसको स्थापित किया गया है। सेक्शन नंबर 5 के अंदर किसको? पैक्स को। पैक्स को क्या किया गया है? 1949 के अंदर क्या है? अंकित किया गया है, ठीक है। तो पैक्स की डेफिनेशन आपको मिल चुकी है। प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी कौन से नंबर सेक्शन के अंदर है? सेक्शन नंबर 5। कहाँ पर है? बैंकिंग रेगुलेशन 1949 में, ठीक है भाई। छोटी सी डिटेल थी। नेक्स्ट डेफिनेशन आती है हमारी रेवेन्यू अपीलेट अथॉरिटी। कोई भी राजस्व अपील अधिकारी है उसके हिसाब से उस ऑफिसर के लिए कौन सा सेक्शन बनाया गया है? तो ऑफिसर को अपॉइंट करने के लिए सेक्शन 20A। सेक्शन 20A कौन से एक्ट के लिए है? राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट 1956। 1956 एक पर्सन और थे जिसको अपॉइंट करता था? कलेक्टर को। किसको? कलेक्टर को। तो कलेक्टर को अपॉइंट करने के लिए कौन सा एक्ट, कौन सा नंबर सेक्शन बनाया गया था? अगर आपको याद है तो जल्दी से टाइप कीजिए कमेंट सेक्शन के अंदर। अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, तो अगर याद है तो कमेंट सेक्शन के अंदर लिख दीजिए। नहीं याद है तो आपको PDF तो मिलेगी ही, उसमें आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद में इनको अपॉइंट करने के लिए सेक्शन नंबर 20A ऑफ कौन से एक्ट का? राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट 1956, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट 1956 के अंदर सेक्शन नंबर 20A के अंदर क्या है? रेवेन्यू अपीलेट अथॉरिटी को अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है। अब आती है हमारी लास्ट डेफिनेशन, स्पेशल रेजोल्यूशन। स्पेशल रेजोल्यूशन क्या है? एक ऐसा रेजोल्यूशन जो जनरल बॉडी कंडक्ट करवाती है। किस लिए?
कि सोसाइटी कोई भी होगी उसमें जब रेजोल्यूशन निकाला जाएगा, जब कोई भी मत दिया जाएगा, उसके अंदर क्या है, मोर देन 50% ऑफ मेंबर हैविंग राइट वोट, क्या है 50% से ज़्यादा जो लोग हैं जो वोट देने का अधिकार रखते हैं वो क्या होने चाहिए, प्रेजेंट होने चाहिए, प्लस 2/3 मतलब 2/3 जो लोग हैं जो क्या कर रहे हैं उनका वोट क्या होना चाहिए, काउंट होना चाहिए। मतलब जितने भी लोग प्रेजेंट होंगे उसका 2/3 क्या होना चाहिए, वोटिंग कंडक्ट होनी चाहिए, तभी क्या होगा, वो स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो सकता है, वरना पास नहीं होगा। ठीक है, तो ये छोटी सी डेफिनेशन थी जो आपको पता होनी चाहिए। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। सो हमारा फर्स्ट चैप्टर होता है कंप्लीट। आई होप आपको क्लास पूरी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो जल्दी से क्लास को एक लाइक कर दीजिए। कमेंट सेक्शन के अंदर अपना एक्सपीरियंस शेयर करना कि क्लास आपको कैसी लगी है। टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको इस क्लास की और सभी क्लासेस की PDF मिल सके। ये क्लास अब कंटिन्यू रहेगी तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, यूट्यूब के ऊपर पूरा कोर्स कराया जाएगा। सो बस जुड़े रहिए और अपनी क्लासेस को एंजॉय करती रहिए और अपने सिलेबस को कंप्लीट करवा लीजिए। थैंक यू वेरी मच।